डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम हम कर रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके पहले हमने द कोल्ड वार एरा करा। उसमें हमने कुछ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और दुनिया दो ब्लॉक में बट गई थी, यूएसए एंड यूएसएसआर की तरफ। दो आर्मी गुट भी बन गए थे, नाटो एंड वर्सा। और नैम एक इनका एक अल्टरनेटिव ग्रुप आया जो नैम नॉन एलाइड मूवमेंट। और इन्होंने क्या रोल प्ले करा था कोल्ड वार के टाइम में। कोल्ड वार के टाइम में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यूएसएसआर की तरफ क्या थी, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की क्रिटिक्स क्या थी। और लास्ट में हमने ये डिस्कस करा था कि नैम स्टिल रिलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि कोल्ड वार ख़त्म हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें डायग्राम सही से पता नहीं चल रहा है, बट आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो डायग्राम सही समझ में आएगी। बर्लिन वॉल का डायग्राम है। बर्लिन वॉल क्या था, सिंबलाइज करता था। बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीज़न बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो हमने बोला था कोल्ड वार की एक आइडियोलॉजिकल वार था। कौन सी? आइडियोलॉजिकल वार था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है वीडियोस की, तो उनको हम सारे को देख कर आप देख सकते हैं। हमने आइडियोलॉजिकल वार था, तो एक तरफ आइडियोलॉजी थी किसकी, यूएसए की, कैपिटलिस्ट लिबरल इकोनॉमी, और दूसरी तरफ सोशलिस्ट थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो हम सोशलिस्ट सिस्टम की बात करेंगे, सोशलिस्ट सिस्टम क्या है। और बी क्वेश्चन की इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो अमेरिका को दो सुपर पावर थे दुनिया में, एक यूएसए था एक यूएसएसआर, इतनी बड़ी सुपर पावर अचानक डिसइंटीग्रेट कैसे हो गई 1991 में। क्या उसमें कमजोरियां रहीं, उसकी क्या फीचर्स थी, और उसके बाद जब अगर वो डिसइंटीग्रेट हो गई तो दुनिया चैप्टर का नाम ही है एंड ऑफ द बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी का मतलब हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया है, पोलर पावर को प्रेजेंट करते हैं। दुनिया दो पोल में डिवाइड हो गई थी, एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी का मतलब एक पोल, मतलब एक पावर डिसइंटीग्रेट हुआ, कौन? यूएसएसआर। तो दुनिया क्या हो गई, बाइपोलर से यूनिपोलर हो गई थी उस टाइम में। किसका किसका पावर बढ़ गया था? अमेरिका का, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल कर गई थी। तो हमको ये देखना है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो अमेरिका को टक्कर दे रहा था। तो इंटीग्रेशन के बाद उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, और जब बोले थे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में ट्रांजिट किया गया, यानी कहने का मतलब अगर वो सोशलिस्ट सिस्टम अगर वो चेंज हुआ तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं, इस चैप्टर में हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इंडिया ने तो क्या करा था कोल्ड वार के टाइम में, दोनों से बैलेंस रिलेशन, यूएसए और यूएसआर से बैलेंस रिलेशन को अपने बैलेंस करने की कोशिश करी थी। लेकिन क्या था, कहते हैं कुछ लोग हम यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा टिल्ट थे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। लेकिन पोस्ट कम्युनिस्ट उसके बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, इन सब क्वेश्चन का आंसर इसमें हम ढूंढने चालू करेंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि सोवियत सिस्टम क्या था। पहला क्वेश्चन क्या था, वाज इट सोवियत सिस्टम, उसके फीचर्स क्या थे। हमें अगर फीचर्स नहीं समझेंगे तो इनकी देखो क्या है, इनकी इकोनॉमी नहीं समझ पाएगी। और हमने आपको बताया है कि जो लेक्चर 4 है इसी का मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वो ज़रूर आप देख लीजिए। उसमें मैंने कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करी। अगर हमने बोलते हैं आइडियोलॉजिकल वार, तो अगर आप आइडियोलॉजी समझेंगे नहीं तो एक बड़ा पार्ट आप मिस कर देंगे। और ये चैप्टर इंड ऑफ द बाइपोलरिटी में हम यूएसएसआर की आइडियोलॉजी समझेंगे। अगर आइडियोलॉजी से नहीं समझेंगे, फिर उसकी इकोनॉमी नहीं समझ पाएंगे, तो ये चैप्टर थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर हम उसकी आइडियोलॉजी समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइडियोलॉजी में हमने देखा था कैपिटलिस्ट में लिबरल डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी का मतलब फ्रीडम। और प्राइवेटाइजेशन हमने देखा था, प्राइवेटाइजेशन एक बड़े लेवल पे होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा, इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। अब हम एक देखेंगे यूएसएसआर का क्या सिस्टम था।
और हमने बोला था कि मालिक से मजदूर बनने की कहानी, हमने धीरू भाई अंबानी को भी का एग्जाम्पल लेके बताया था। कैपिटलिस्ट में एक अपने जीवन काल में वो नॉर्मल इंसान थे, फिर वो आज इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने फाउंडेट करा। तो कैपिटलिस्ट का सिस्टम यही है। अब हमको सोवियत सिस्टम को समझना है, तो हम इसको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि ताकि आपको क्लियर विजन मिले। लेकिन सोशलिस्ट के बारे में ऐसे बोलते हैं कि क्या है, कोई गरीब नहीं, मतलब कोई अमीर नहीं होगा। क्या बोलते हैं, कोई अमीर नहीं होगा। जैसे अगर सोशलिस्ट के बारे में कुछ जो टर्म यूज होते हैं उनको बता दूं, क्या होगा, सबको फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री सोना, यानी सब कुछ फ्री होगा आपके लिए। ठीक है, बस आपको काम करना पड़ेगा। नीड नीड एंड एबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगी, गवर्नमेंट। यानी नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, यानी प्राइवेट कहने का मतलब कोई भी गरीब नहीं होगा, यानी खाने पीने को तो चीज़ें होंगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि कोई अमीर भी नहीं होगा। इस चीज़ को हम एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से समझते हैं। आप समझ लें, कोई भी एक मेंबर है, कोई भी एक आदमी है जो रसिया में रहता है उस टाइम में, उस टाइम की यूएसएसआर में रहता है। उसके फैमिली में 7 से 8 मेंबर हैं, सपोज करो 7 मेंबर हैं, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है। इस फिर स्टोरी के हम कंसिक्वेंसेस से पूरे यूएसएसआर के सिस्टम समझ लेंगे, और फिर हम बाकी जो क्वेश्चन आएंगे, डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया, अमेरिका की को टक्कर दे रहा था तो अचानक क्यों अमेरिका यूएसएसआर को टक्कर दे रहा था, डिसइंटीग्रेट, इन सब क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढ पाएंगे। तो अब 6-7 फैमिली है, सपोज करें आपके घर में कोई एक बच्चे का जन्म होता है, तो यूएसएसआर के अथॉरिटी आएंगे, मान लो आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्या कहते हैं कि ओ आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है क्या, ठीक है, हाँ अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कल अब जब भी बड़ा हो जाएगा 3-4 साल से, आप इसको स्कूल में डाल देना, इसका स्कूल में रहना फ्री, आपके घर में गैस फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री होता है। उसके लिए क्या होता है, आपके फैमिली मेम्बर को जो काम दिया गया है, स्टेट रन इकोनॉमी है, खेत है अगर मान लो, तो उसमें काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको फैमिली मेम्बर में जितने लोग हैं उसके हिसाब से आपको अनाज मिलेगा। तो वो गवर्नमेंट उनको पढ़ाएगी लिखाएगी। अगर मान लो कुछ फैमिली मेम्बर एथलीट बनना चाह रहे हैं आपके फैमिली के, तो बोलेंगे ठीक है आप प्रैक्टिस वैक्टिस करिए, सारा पैसा गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है, आप पढ़ाई करिए। आपके फैमिली का मेम्बर एक मान लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर भी बनिए आप, तो सारे पैसे गवर्नमेंट ही देगी। तो ठीक है, आप डॉक्टर बन गए और अच्छा एथलीट बन गए, लेकिन बाद में आपको लगा कि मेरे को सिंगर बनना है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी कि आप सिंगर बनो। क्यों अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि फ्रीडम तो वहाँ पे है नहीं, क्योंकि उसने बोला कि आपने गवर्नमेंट के पैसे पे काम किया तो इसलिए ये काम करेगी। अब जैसे सपोज करो सारे बच्चे पढ़ने बाहर निकल गए, अब घर के 2 फैमिली मेम्बर बचे, मदर फादर और कोई बचा, तो वो लोग स्टेट अथॉरिटी आएगा, कहेगा अब तो एक घर, एक कहानी हाइपोथेटिकल है, फिर हम इसी कंसिक्वेंसेस देखेंगे। आप एक घर खाली करके जाइए, अब इसमें कोई बड़ा परिवार वाला फैमिली रहेगा, आप लोग 2 कमरे के रूम में शिफ्ट हो जाए। और खेत जो फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, वो कोई भी प्राइवेट नहीं है, वो सब लोग खेती करते हैं, जितना अपने परिवार की ज़रूरत है उतना उनको मिलेगा। और कहने का बोलचाल की भाषा में, और इसमें एक समझ लीजिए, आपको कुछ भी चीज़ खरीदना है, मान लीजिए जूते ही खरीदने, आपने फॉर्म भरना पड़ेगा, 2-4-5 महीने से गवर्नमेंट को अप्लाई करना है, कुछ चीज़ बनाना है मान लो, तो हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अब इस स्टोरी को हम सम अप कर देते हैं, तो कहने का मतलब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होगी, ठीक है। और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नीड के हिसाब से होगा, फैमिली को जितना ज़रूरत होगी उस हिसाब से होगा। कहने का मतलब है कि एक तो लिबर्टी नहीं होगी कि आपने गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ काम किया है, तो आपको दूसरा चीज़ लेने की हो नहीं, जैसे एक दूसरा व्यवसाय स्विच करने की फ्रीडम नहीं होगी, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के पैसे से एथलीट बने, अब आपका सिंगर बनने का मन कर रहा है तो आप ये बन नहीं सकते। पहले तो गैस फ्री, खाना फ्री, लोगों को बहुत मज़ा आया शुरू शुरू में जब गरीबी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद लिबर्टी भी तो होती है, हम ह्यूमन बींग है, तो लिबर्टी नहीं थी। जैसे कुछ फल फल पैक करने वाले का एक एग्जांपल बता दूं, वहाँ के जो मजदूर थे वो सड़े फल ही पैक कर देते थे, कि उनको क्या पता था हम चाहे सड़े फल फेंकें, सड़े माने उस फल पैक करने की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो चाहे हम सड़े फल पैक करें या कैसे भी फल पैक करें,
हमको क्या, हमको तो जितना नीड है उतना ही मिलने वाला है। कहने का मतलब यहाँ पे कंपटीशन के साथ कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ हो रहा है। जब तक आदमी को कुछ इंटेंसिव नहीं होगा, मुझे लगेगा कि मैं 10 घंटे काम करूँ, 15 घंटा काम, कोई इंसेंटिव नहीं है, तो मैं उतना हिसाब से काम करूँगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो यूएसएसआर की अगर हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन में, ये सब रीज़न थी कि जो वेस्टर्न इकोनॉमी से कम कॉम्पिटिट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की वो नहीं है, नीड के हिसाब से मिल रहा है। तो दूसरी बात ये है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म में है। तो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है जैसे कैपिटलिस्ट में था। और यहाँ पे क्या था, कंप्रीहेंसिव लाइसेंसिंग पॉलिसी थी। हर चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट, एक मुहावरा चलता था कि जब तक आप गर्भ में हो, जब तक आप मरेंगे नहीं, सारा काम कौन करेगी, गवर्नमेंट। फ्रॉम वुम्ब टू टम्ब, माने पेट, माँ के पेट से लेकर जब तक हम मरेंगे नहीं, सारा कुछ गवर्नमेंट करेगी। और बार बार आप बताओ, छोटे से जूते खरीदने के लिए, कोई साधारण सा सामान खरीदने के लिए आप कई घंटों कई दिनों से फॉर्म भरा हुआ है, लाइन लगा है, यानी सब कुछ क्या होगा, गवर्नमेंट रन होगा। यानी कहने के मतलब पर्सनल लिबर्टी नहीं होगी, पहली बात। और नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तीसरा बात क्या होगा, कंप्रीहेंसिव लाइसेंसिंग पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट का हर चीज़ में इंटरवेंशन होगा, ठीक है। और लिबर्टी भी नहीं होगी, और कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं होगी, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं, क्योंकि हर आदमी को जितना, हाँ इसके पॉजिटिव ये हो सकते हैं, हर आदमी को जितनी बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम जो कैपिटलिस्ट की हम कंपैरिजन देखा था, कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, और इंडिविजुअल फ्रीडम था, मालिक मजदूर से मालिक बनने की कहानी। लेकिन यहाँ पे मजदूर ही है। कहने का मतलब कितनी अच्छी बात लगती है, कोई गरीबी नहीं, कोई कोई नहीं, लेकिन कोई अमीर भी नहीं होगा, किसी के पास प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। तो कैपिटलिस्ट को बोलते हैं, ये जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। आप चाइना ही देख सकते हैं, चाइना भी आज भी पूरी तरीके से कम्युनिस्ट नहीं रही, वो भी कैपिटलिस्ट हो चुकी है। लेकिन उस टाइम की जो आइडियोलॉजी थी, अगर हम देखें तो लोगों को बहुत अपील करती थी, लेकिन कितने बहुत शानदार तरीके से नहीं काम कर रही थी, अदरवाइज ये टूटती क्यों। तब इस क्वेश्चन को हम आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, व्हाट इज सोवियत सिस्टम, और सोवियत सिस्टम क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इन वीडियो से अगर फ़ायदा होता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और थोड़ा सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड ग्रुप में भी भेज सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और थोड़ा आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मुझको मोरल सपोर्ट भी मिलेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा से काम कर सकूं। हाँ, बट एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी पढ़ने के टाइम में, क्योंकि अचानक मैं सोचता हूँ कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बता पाऊँ, तो कहीं पे ह्यूमन एरर या स्लिप ऑफ द टंग की वजह से कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर अगर मेरे को बाद में सुनने पे आया कुछ भी मिस्टेक, अगर मैं देखा कि कुछ छोटा बहुत ह्यूमन एरर के कारण हो गई, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।